तो कल तक हम डिस्कस कर चुके थे, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थर्मोमीटर कैसे काम करता है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ हीट। हीट होती क्या है? हीट एनर्जी कहिए इसको, आप सिंपली हीट कहिए या थर्मल एनर्जी कहिए। एक बात समझते हैं, अब इस टॉपिक के बारे में मत सोचो कि मैंने टॉपिक क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, उसके बारे में मत सोचिए 2 मिनट के लिए। एक बात सोचते हैं, हम अपने आसपास देखें सारी चीज़ों को, जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, तो वो आपको 2 टाइप की दिखाई पड़ेंगी। 2 टाइप मतलब सर? हाँ, 2 टाइप कैसे? जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको आसपास देख लेते हैं। चौक है मेरे हाथ में, आपके हाथ में पेन हो सकता है, नोटबुक हो सकती है, आपके बगल में कोई बॉल पड़ी हुई हो सकती है ना, और बुक्स हो सकती हैं, और फुटबॉल हो सकती है, घड़ी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल सर। इन सब के पास क्या खास प्रॉपर्टी है? या गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, इनके पास क्या खास प्रॉपर्टी है कि ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इनका कुछ मास और वॉल्यूम कुछ होता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इस चौक की बात करूं तो ये क्या है, इसका कुछ सर्टेन वॉल्यूम है अगर ये सॉलिड है तो, ठीक है। लिक्विड है तो भी सर्टेन वॉल्यूम रहेगा, लेकिन शेप अलग अलग हो सकती है। एनीवे, तो कुछ वॉल्यूम है, कुछ मास है इसका, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करो, जो भी आपके आसपास दिखाई पड़ रही है चीजें। बिल्कुल सर, बात सही है। और मतलब जितनी भी चीजें हैं इनको हम बोलते हैं मैटर। इसको अगर मैं फेंक के इधर से इधर मारूं तो क्या होगा, ये किसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कहीं पर जाके मास है तो मोमेंटम होगा इसका, ठीक है। मास है और वेलोसिटी है तो क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो हम जितनी भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास देख रहे हैं क्या है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज मैटर, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ मास है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मैटर, ठीक। हमारे आइंस्टीन साहब ने कहते कहते चल बसे थे वो कि पूरी दुनिया 2 ही चीज़ों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी चीज़ों से? मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन मतलब सर बताते हैं। आप ऐसा कह सकते हो, एनर्जी जो है पूरी दुनिया किससे ऑपरेट हो रही है, कैसे ऑपरेट हो रही है पूरी दुनिया? तो आंसर है एनर्जी से। हाँ कि ना? कैसे कैसे ऑपरेट हो रही है, समझते हैं बात को। सन से हमारी रेडिएशन आती है, धूप आती है, सनलाइट आती है, उससे हमारे जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट ग्रो होते हैं। उनको जो दूसरे छोटे नीचे एनिमल जो चेन, जो फूड चेन रहती है, उसके जो नीचे वाले हिस्से हैं वो उसको खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हों, हर्बीवोरस ही बोलते हैं, हर्बीवोरस हो, ये सब है। उनको फिर कार्निवोरस खाते हैं, है ना। उससे ऊपर की चेन, उससे ऊपर की चेन, इस तरह चीज़ें चलती हैं। सही बात है? बिल्कुल सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो मतलब कहीं ना कहीं सोर्स क्या है, सोर्स का क्या है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से? सन से। अगर सन ना हो तो क्या ये अर्थ एग्जिस्ट करेगी? तो आंसर है नो सर, इट विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। हम लोग जिंदा रहेंगे? आंसर है नो। तो पूरी दुनिया बालक 2 ही चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक तो है मैटर और दूसरा है रेडिएशन। ऐसा मतलब एक ऐसा समझिए, एनर्जी, एनर्जी से ही हम चल रहे हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी। यस नो, साउंड एनर्जी है। मेरा जो गला, इसमें वॉइस बॉक्स में कुछ कुछ वाइब्रेशन हो रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी है। मैंने कुछ खाया, फूड कंज्यूम किया, उससे मुझे एनर्जी मिली, उससे मेरे सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं। यस और नो? बिल्कुल सर। उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी, वो कहाँ से आई? पौधे पत्ते जो भी मैंने खाया, ठीक है, खाना पीना, दूध वगैरह वगैरह, वो जानवरों से लिया मैंने या फिर पेड़ पौधों से लिया। उनके पास एनर्जी कहाँ से आई? सन से आई, है ना। तो पूरी दुनिया अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो ऑपरेट किससे हो रही है? पूरी दुनिया ऑपरेट हो रही है सर एनर्जी से। और एनर्जी की 2 फॉर्म हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो मैंने बताई है, इसको उठा के फेंक दो, ये भाग रही है, इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो आप, या मोमेंटम कह सकते हो, ठीक है। मोमेंटम होगा, फोर्स होगा इसके पास, बिल्कुल। और दूसरा, ये तो हो गया मैटर, दूसरा होगा रेडिएशन। रेडिएशन कैसे? उस चीज को, मतलब इस मैटर को तो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। दूसरा है रेडिएशन, जो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज़ें तो हमें दिखाई नहीं पड़ती सर, और हमारे आसपास भी है? हवा? नहीं, हवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सनलाइट की, ठीक है। उसमें क्या आ रही है? रेडिएशन, हीट आती है। ऐसा ना, धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो लगता है टेम्परेचर बढ़ गया है, होता भी है। तो
रेडिएशन या हीट आ रही है? बिल्कुल। क्या आप सनलाइट को पकड़ सकते हो? आंसर है नहीं सर। स्टोर कर सकते हो भाई? आंसर है नहीं। उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके कन्वर्जन के फिनोमिना से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बात बरोबर है? बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों, हीट एनर्जी या फिर जो थर्मल एनर्जी है, ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ रेडिएशन। यस और नो? आप इसको हीट को आप सिंपली हीट को किसी गर्म बर्तन को आप टच कर सकते हो, किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हो, लेकिन क्या हीट को फील कर ऐसे टच कर दोगे? हीट को मैंने टच कर दिया नहीं? हाँ के ना? बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों, जो पूरी दुनिया जो बनी हुई है, दो ही चीजों से मिलकर बनी हुई है, या तो आपका ये रेडिएशन और दूसरा है मैटर। इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं हम क्लास 12th में, इसमें हम कहते हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, अभी ये फिलहाल हमें बस इतना ही समझना है, हीट के कंसेप्ट को हमें समझना है। पहले हीट के बारे में क्या कहा गया था, मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात लास्ट क्लास में, कि हीट आप पहले ऐसा सोचते थे साइंटिस्ट कि कोई एक लिक्विड है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर हो जाता है तो गर्म महसूस होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो उससे निकल जाता है तो ठंडा महसूस होता है। ठीक है, लेकिन फर्दर रिसर्च की गई, कहा गया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कोई एनर्जी है। एनर्जी दो चीजों से मिलकर, या तो मैटर में होगी, इसको फेंक रहे हो इस मास में या मैटर में, और दूसरा हमारी किसके अंदर होगी? हमारी रेडिएशन के अंदर। ठीक है, ओके सर। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसको आसान से तरीकों में आपको एनर्जी, वर्क डन, फोर्स, ये सब चौक हो, कोई बॉक्स हो, कोई डब्बा हो, घर का कूलर हो, उसको घसीटना हो, पंखा चलाना हो, ठीक है, कंधे पे मजदूरी वाला थैला लेके काम करने जाना हो, गड्ढा खोदना, यहाँ सब आपको फोर्स वर्क डन दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। यस सुन लो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को कैसे रिलेट करूँ मैं, वर्क डन और थर्मल एनर्जी, या फिर आपका ये वर्क डन क्या होता है? एनर्जी होता है। यस सुन लो, आपने एक पत्थर उठाया और उठा करके छत पे ले आकर रख दिया, तो आपने क्या किया? वर्क किया, काम किया आपने। बिल्कुल सर, मेहनत की। आपकी एनर्जी कहाँ गई? उस पत्थर में आपने स्टोर कर दी है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या सर नो? वो पत्थर जब ऊपर से गिरेगा तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी हो जाएगी। पत्थर आप छत पे लेकर चले गए 10 मीटर ऊपर, तो उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी बढ़ गई कि नहीं उसकी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। हाइट बढ़ गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। बरोबर है ना? बात तो बरोबर है सर। तो जिस तरह से हम इन चीजों को देख पा रहे हैं कि हम मैटर के अंदर एनर्जी है, मतलब आपने चौक को फेंक दिया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, पत्थर को ऊपर उठा के ले गए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ये सब चीजें हम बहुत ही प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन हीट को हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, है ना? चाय गर्म कर दी, ठीक है सर, चाय गर्म है, ठीक है। पानी को गर्म कर दिया, पानी को बॉईल कर दिया, उसमें हम जो कह रहे हैं एनर्जी कहीं हमें दिखाई से नहीं पड़ रही, उतना वो वाला फील नहीं आ रहा जैसा इस सब में आ रहा है। मानते हो उस बात कर दो? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, वो वाला उतना अच्छा फील नहीं आ रहा कि यार मतलब कैसे, कहाँ है इसके अंदर एनर्जी। इसको आप हीट को अगर आप एनर्जी कह रहे हो तो कैसे यार, मैं कैसे? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी वर्क डन को बोल सकता हूँ मैं। अरे वर्क डन से एनर्जी आती है, वर्क डन को ही एनर्जी बोल सकता हूँ। हमने वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर था उसमें पढ़ी थी, है ना? बिल्कुल सर। तो इसको और डिटेल में समझते हैं, इसको आप एनर्जी कैसे कह सकते हैं या वर्क डन कैसे कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर रहेगी। यस सर। यार मैं इसको ऐसे थ्रो कर दूं, मैंने इसके ऊपर वर्क किया, फोर्स लगाया इसके ऊपर, इसको थ्रो किया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। हाँ कि ना? मैंने मेरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यही तो हमारी आपकी जो आप थ्योरम पढ़ते हो वो भी कहती है, ठीक है। नेट वर्क डन इक्वल टू टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद आया कुछ? हाँ सर, एनर्जी थ्योरम याद आ गई, वो वाला चैप्टर। बिल्कुल सर, पुराने बात थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, तो बालक इसको समझते हैं। अच्छा देखो, इसको दो तरीके समझाता हूं मैं आपको। हीट जो है वर्क डन कर सकती है, हीट से सर काम हो सकता है? आंसर है यस, हीट से काम हो सकता है। कैसे सर, हमें बताइए। मैंने एक बड़ा सा पोट लिया, बर्तन लिया, ठीक है सर, उसके अंदर पानी गर्म किया, कर लिया सर। पानी से बनी स्टीम। स्टीम क्यों बनी है? क्योंकि आपने उसको हीट किया है, टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ कि ना? यस सर, 100 डिग्री सेल्सियस पर गया और वो बन गई स्टीम, भाप बन गई, और स्टीम से इंजन चलाए जाते थे। यस सर नो? ओ, इंजन का चलना तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्क डन है या एनर्जी है? यस सर नो? आपका विजुअलाइज करना चाहते थे ना इस चीज को, बिल्कुल सर। तो आपको यहाँ पर विजुअलाइज हो रही है चीजें, एक इंजन है वो चल रहा है, यहाँ तो आपको दिख रहा है वर्क डन या एनर्जी। यस सर नो? बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, उसको महसूस कर पा रहे हो। हाँ भाई, इंजन एक जगह था, आप दूसरी जगह चला गया,
वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है इतना भारी इंजन, तो कहीं ना कहीं तो वर्क डन कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो एनर्जी लगा रहे हो। बिल्कुल सर। कहाँ से आ रही है एनर्जी? सर हमने पानी को गर्म किया, पानी से बनी स्टीम, स्टीम से बना इंजन। यस सर नो? अभी विजुअलाइज हो गई चीजें? ओह अभी ठीक है। ओके और समझते हैं, और एक और थोड़ा एंटर करते हैं इसके अंदर। सपोज करो ऐसे कैसे करते सर आप? ऐसे मत करो, हमको कंफ्यूजन होता है इधर में। अच्छा ठीक है, सपोज करो ये दो ब्लॉक है, ठीक है, दो ब्लॉक है, ठीक है सर। एक इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक को मैंने हीट कर दिया, गैस या कोई भी मटेरियल मान लो, जो आपको मानना मान सकते हो। इसके एटम्स हैं। आपको ये बात तो पता होगी कि जब हम किसी, आपको ये बात पता है हमारे जितनी भी आपके आसपास चीजें, सारी की सारी की चीजों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट करते रहते हैं, जो एटम्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं, सब चीजों का सर। हाँ जी सर, कहीं नहीं, मैं तो किताब को देखा, किताब कहीं ऐसे वाइब्रेट होती रहती है। अरे नहीं बेटा, बहुत ही माइक्रो लेवल पर फिनोमेना होता है, हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता। चाहे आपकी किताब हो, कॉपी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके मॉलिक्यूल्स सब वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड के सबसे कम करते हैं, लिक्विड के थोड़ा ज्यादा और गैस के काफी ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम काइनेटिक थ्योरी में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके सर जी, ठीक है। ओके तो प्यारे बच्चा, अगर मैं इसको हीट करता हूं, यहां पर लगा दें आग, ऐसी होती है आग सर, है आग लगा दें हम इधर, पुचुक पुचुक पुचुक, लकड़ियां डाल के लगा दी आग सर, तो क्या होगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे। दूध मान लेता हूं मैं, दूध है, ठीक है, गिलास है, गिलास में ले लिया दूध, पुचुक एंड पुचुक। अभी ठीक है सर, ऐसा गिलास नहीं होता है सर, ये लो बेटा, ऐसा होता है, बाल्टी है सर, ये बाल्टी, थोड़ा बड़ा गिलास है आपका, ठीक है। आपने दूध गर्म कर दिया, आपको जल्दी से इंस्टीट्यूट मतलब कोचिंग के लिए जाना था, या स्कूल में जाना था, कॉलेज में जाना था, या फिर पढ़ने के लिए जगह सर की क्लास है उसमें बैठना था। ए ठीक है सर, तो आपने क्या किया? मम्मी दूध गर्म है, मैं नहीं पी पाऊंगा, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। मम्मी क्या कहेंगे? ठीक है बेटा मैं ठंडा करती हूँ जल्दी से। क्या करती है मम्मी? ठंडा पानी लेती है किसी बड़े बर्तन में, हाँ कि ना? ऐसा किया होगा? अरे आप लोग कभी तो किया होगा। अरे सर अभी आप कहने वाले हैं कि मैं तो सर क्या करता हूँ, गिलास को इसमें डाल देता हूँ। नहीं, इसको नहीं डालती, बड़ा बर्तन लेती है और उस गिलास को, उस बर्तन को रख देती है पानी के अंदर। करते हैं कि नहीं ऐसा? हेलो चिंटू मिंटू, ऐसा किया है जिंदगी में? कभी नहीं, कभी किया है ऐसा जल्दबाजी दूध ठंडा करने के लिए? इसको उठा करके ठंडे पानी में रख दिया, गिलास को पलटा नहीं है, गिलास को ऐसे कैसे रखते हैं। यस सर, मम्मी तो रोजाना मेरे साथ ऐसा ही करती है सर। ठीक है, थोड़ा गिलास का साइज बड़ा हो गया सर, ठीक है। तो कुछ देर बाद आप क्या देखते हो? आपका जो पानी है, जो दूध था, दूध रे दूध तेरा रंग कैसा सफेद सर, ठीक है। तो दूध आपका काफी हद तक ठंडा हो जाता है, और ये जो पानी था आसपास का, ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। हाँ के ना? होता है। हाँ सर, इस बात से हम पूरी तरह एग्री हैं आपकी। तो हुआ क्या है ये समझते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, ये हीट ज्यादा हो रखा था, गर्म हो रखा था। तो जब हीट ज्यादा होगी, उसके पास ज्यादा एनर्जी है। हीट मतलब ज्यादा का मतलब क्या है? ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी होगी तो पार्टिकल अभी जो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, टी 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 टी, यहाँ पर ये वाले, अब क्या करेंगे? ज्यादा एनर्जी मतलब क्या? तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे ज्यादा ज्यादा। हाँ कि ना भैया? अभी ठंडा था दूध जब तक, तब तक पार्टिकल टी 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 टी। अब ये रहा, एनर्जी नहीं है, पेंडुलम एनर्जी नहीं है अभी, इसको एनर्जी दे दी, टी 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 टी, दे दी ना एनर्जी। तो क्या होने लगा? अपनी पोजीशन से ज्यादा वाइब्रेट होने लगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ऐसा समझ सकते हैं लेमन वाली लैंग्वेज। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। अपने एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गर्म हो रखे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, भागना चाह रहे हैं अपनी जगह से। ओके, अब जब आपने इसको यहां पर रखा, तो इसके मॉलिक्यूल जो टी 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 टी, इसके मॉलिक्यूल जो दूध के जो मॉलिक्यूल थे, वो क्या कर रहे थे? वाइब्रेट कर रहे थे, टी टू पी टू पी टी फू टू पी टी फू फू। और जो ग्लास था, उसकी सरफेस के मॉलिक्यूल भी टक 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 टक, ठीक है। पानी पहले ठंडा था, इसके मॉलिक्यूल टी टू धीरे धीरे। अब जब आपने इसके अंदर रख दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसकी सरफेस पर जो थे मॉलिक्यूल, यानी ग्लास की जो बाहर वाली लेयर थी, आउटर लेयर,
या दूध के मॉलिक्यूल जो यहाँ पर थे जो पानी के कांटेक्ट में, ये तो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है डक 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 डक, ये वाले डक 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 तेजी से, मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन। लेकिन जो पानी के मॉलिक्यूल हैं ये वाले, ये क्या है, तो सुस्त, मतलब नहीं हुए। लेकिन जब ये वाले भाई साहब इस बगल वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो क्या होगा, डुक, इसको लगेगी टक्कर। ये सोया हुआ था, उठेगा सर ना, ठीक है सर, उठेगा, उसको टक्कर लगी तो क्या होगा, कोलिजन होते क्या होगा, ये भी भागना शुरू, टक 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 टक। भाई इसकी एनर्जी, ये टकराए इससे। एक इंसान सोया हुआ है ऐसे जीभ निकाल के, ठीक है, और आके पीछे से कुत्ता भागता हुआ एकदम काट ले उसको, तो भागेगा वो, बिल्कुल ऐसे समझ लो यार। या आप सोए हुए हो, नहीं आपका छोटा भाई चिंटू सोया हुआ, आपने देखा अच्छा सो रहा है, आपने धक्का दे दिया, बेड से गिर गया, तो उठ के भागेगा, समझो तुरंत एनर्जी आ जाएगी। यस सर, ऐसे समझो इसको, मॉलिक्यूल को मारी इसने टक्कर, जितने मॉलिक्यूल की टक्कर लगी, यहाँ पर जो एटम है मॉलिक्यूल है, टक्कर लगते उनकी भी वेलोसिटी बढ़ गई, वो भी तेजी से वाइब्रेट करने लगे, वो बगल वाले करेंगे, वो बगल वाले को, सारा का सारा सिस्टम क्या हो गया है, ज़्यादा एनर्जी हो गई है। यस और नो, इन सब की एनर्जी ज़्यादा हो गई है। एनर्जी ज़्यादा हो गई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब हीट बढ़ गई। अभी बात थोड़ा सा फील आया बात में कि क्या कहानी है, कि हम हीट को एनर्जी ही क्यों कह रहे हैं। बात समझ में आई? यस सर कि नो सर? बात समझ में आई? थोड़ी सी चीज़ें महसूस हो गई कि क्या है ये, हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि हम हीट को हमने एनर्जी का नाम कैसे दे दिया। बरोबर है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने हीट को एनर्जी का नाम इसलिए दे दिया। और आपको मैंने थोड़ा सा कुछ हद तक मैं शायद एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा हूं कि आप कैसे हीट को रिलेट कर सकते हो एनर्जी से। मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया इन चीज़ों को। गेटिंग अ पॉइंट? मेरे ख्याल से गोट माय पॉइंट। ठीक है, ओके। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व करते हो, क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता, आपका जो गर्म पानी है ठंडे पानी को भी थोड़ा थोड़ा गर्म कर देता है, ऐसे ही होता है ना घर पर, आपने किया होगा। बिल्कुल सर। तो मैं कह सकता हूं हीट कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ये कह सकता हूं मैं। इसको इसने हल्का हल्का गर्म कर दिया, अपनी जिसको अंदर जो हीट थी, एनर्जी थी, उसको क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। बरोबर है? ऐसा नहीं हो रहा कि लोअर टेम्परेचर से अपर टेम्परेचर की तरफ जा रही हीट, नहीं। अगर ऐसा होता, मेरी बात समझिए, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर ज्यादा गर्म चीज से कम गर्म चीज की तरफ भागेगी। एनर्जी का भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ओके सर। तो मैं कह सकता हूं हीट क्या है, अब मेरे ख्याल से हीट इज एन एनर्जी फॉर्म। मैं ये डेफिनेशन लिख सकता हूं, हीट इज एन एनर्जी फॉर्म। ठीक है जी, विच फ्लो फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो करती है, विच फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है जी, इसको हम कह सकते हैं कि सर ये है हमारी हीट। क्लियर है? अगर हीट बढ़ती है कहीं पर तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। अगर हीट आपकी बढ़ रही है, हीट को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो किसी जगह पर, दो चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सदा टेम्परेचर ही बढ़े। क्यों सर? अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने हीट दी, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी। बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात है सर। मैं पानी गर्म करूंगा तो गर्म टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, बताते हैं। दो चीजें हो सकती हैं अगर आप हीट को बढ़ा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। एक हो सकता है टेम्परेचर राइज हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो। इस एरो को मतलब समझा, इंक्रीज की बात कर रहा हूं। दूसरा काम क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर ना बढ़े। क्या बात कर रहे हो सर, कहाँ जाएगी एनर्जी? ऐसा हो सकता है, आपको पता है, अगर आपसे पूछूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ही रहता है, बर्फ बन जाता है, क्या आप कहोगे? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर बर्फ, कुछ कहेंगे पानी। तो ये है, दोनों ही चीज़ें रहती हैं, हाँ कि ना? यस सर नो? 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका बर्फ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है।
दोनों में डिफरेंस क्या है सर? किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्या लगता है? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, उसको आप हीट दोगे तो अपनी क्या करेगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस कुछ देर तक। उसको आप हीट देते जा रहे हो, फिर वो गर्म होना स्टार्ट होगा। हाँ कि ना? बात समझ ला सर, एक बार फिर से बताइए। मैं ये कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर हम, अगर मैं पानी को ठंडा कर रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो शुरुआत में कुछ देर तक वो पानी ही रहेगा। उसकी फिर भी फर्दर हम हीट निकालते जा रहे हैं, हीट उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। फ्रीजर, अरे यार आसान सी भाषा में फ्रीजर की कहानी समझते हैं। फ्रीजर में आपने पानी रखा, ठीक है सर, आपने टेम्परेचर सेट कर दिया। कुछ देर बाद आकर देखोगे कि आप वो पानी है बहुत ठंडा हो चुका है। अब टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो, 0 डिग्री पहुंच गया है। उसके थोड़ी देर बाद आकर देखोगे फिर बर्फ बननी स्टार्ट हो गई है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, समझ में आ गई बात। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी भी हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है, ठीक है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका बर्फ है, उसको आप हीट दोगे तो सडनली उसका टेम्परेचर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री पहुंचेगा। पहले क्या होगा, सारा बर्फ पिघलेगा, पानी में कन्वर्ट होगा। अब पानी को अब भी हीट दे जा रहे हो आप, अब उसका टेम्परेचर राइज होगा। मतलब हीट देने पर, हीट इंक्रीज करने पर दो फिनोमेना हो सकते हैं। या तो भैया उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉडी का, पानी या कोई भी और बॉडी ले सकता हो, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। मतलब सर, जैसे पानी को आप गर्म कर रहे हो, मैं पानी का एग्जांपल लेता हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को आप हीट दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी, तो क्या होगा, वो भाप में कन्वर्ट होनी शुरू होगी, स्टीम में कन्वर्ट शुरू होगी, वेपर या स्टीम, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होनी शुरू होगी। उसके बाद गैसियस फॉर्म में पहुंच जाएगी, स्टेट चेंज हो रही है। समझ आ गई बात? बात समझ ला कि नहीं? ओके सर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल होता है। अब पानी बॉईल आ रहा है, लेकिन हीट मिलती जा रही है उसको, उसका टेम्परेचर और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऊपर पानी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या है, वो जो एक्स्ट्रा हीट आई उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया और स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो आपकी जो हीट है वो दो काम कर सकती है, या तो टेम्परेचर बढ़ा रही होगी या फिर स्टेट को बदल रही होगी। हो सकता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करे, हो सकता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे। गेटिंग अ पॉइंट? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए सुनिए, यूनिट वही होगी जो एनर्जी की होती है, जूल, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही जो एनर्जी का होता है, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मंथन, बहुत अच्छा बालक। हाँ जी, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कह लो या वर्क डन कह लो, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, किसी का भी फॉर्मूला याद है उसी से आप इसको डिराइव कर लो। वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ कि ना? चाहे काइनेटिक एनर्जी लो, हाफ एम वी स्क्वायर, किसी से भी करो, सबसे आंसर सेम ही आएगा। फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और मल्टीप्लाई में डी क्या होता है, लेंथ, एक और लेंथ, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हीट। हीट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यही होने वाला है, ठीक है। सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ हीट हम डिनोट करेंगे क्यू से, कैपिटल क्यू से। बाय द वे क्यू से हम चार्ज को भी डिनोट करते हैं, जो कि 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ जाना क्यू मतलब हीट, हीट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। ठीक है सर, और क्या बात कर सकते हैं हम इसके बारे में, और हम इसके बारे में क्या ही बात करें सर। ऐसा यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट आपके जूल है, ऐसा यूनिट कहिए, सिंपली यूनिट कहिए, ऐसा यूनिट जूल है आपके। डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एंड सिंबल इज क्यू, ठीक है। हीट की कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ गई। जहां हीट ज्यादा वहां पर टेम्परेचर ज्यादा, ऐसा कह सकते हो, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं होगा, हर जगह जरूरी नहीं है कि हीट ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा। अगर स्टेट बदल रही होगी तो वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, केवल स्टेट कन्वर्ट करने में एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी। समझ आ गई बात? इसको समझते हैं और थोड़ा सा कैसे कहानी होगी। आप हीट दे रहे हो, हीट मतलब आप एनर्जी दे रहे हो उसको, ठीक है सर। तो पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके पार्टिकल जोर जोर से हिलने लगे। अब ऐसा होता क्यों है, इस चीज को भी समझते हैं। देखो बालक, मेरे 2 हाथ हैं सर, आप ही के हाथ हैं, इनको आप ऐसे रखे आपने, इनको ऐसे रब करना शुरू करो। आप भी करके देख सकते हो, घर बैठे हो तो
हाथ गर्म हो जाते हैं कि नहीं? यस और नो, हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो मेरी सरफेस है वो इस वाली सरफेस के ऊपर कोलिजन हो रहा है, एक तरह से फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन हो रहा है, एक दूसरे टकरा रही है सरफेस। इसके ऊपर छोटे छोटे हिस्से जो उठे हुए हैं वो इसके ऊपर जो हिस्से हैं उनके टकरा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? कोलिजन। कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी। जैसे ना फ्रिक्शन कहिए, कोलिजन कहिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन और कोलिजन अलग अलग चीज होती है बाय द वे। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही है? एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मैं वर्क कर रहा हूं, यस और नो, मैं कुछ काम कर रहा हूं। ये हाथों का मूव करना, ये कैसा है? सिंपली मोशन। यस और नो, मोशन है, वर्क डन कहिए। और अगर मैं फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है इनके ऊपर? फ्रिक्शन की वजह से मैं इसे रब कर रहा हूं तो आपको हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी से, काम करने से, वर्क डन से हीट प्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर, इतना आसान। यस, इतना आसान। समझ में आई बात? आप वर्क डन और हीट दोनों ही एनर्जी के ही फॉर्म है। बात समझ में आ गई? मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे हाथों को रब कर रहा हूं। ये लो, ये तो मैकेनिकल वर्क आपको दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सर। प्रोड्यूस क्या हो रहा है? इससे हीट, मेरे हाथ गर्म हो जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंबल हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। हीट की क्या कहानी है? बिल्कुल वही है कहानी जो एनर्जी की कहानी है। एनर्जी ही हीट है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। आप इस चीज को समझते हैं कि भाई सर अगर ऐसा हो रहा है, अभी क्या है, जब आप पानी है, पानी को गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो मतलब हीट दे रहे हो, उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, इधर उधर भागेंगे, कोलाइड होंगे, टकराएंगे एक दूसरे, तो क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। यस नो, दो चीजें टकराती है तो हीट प्रोड्यूस होगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल सर। हीट जब प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। यस नो, उनको आपने एनर्जी दी, टकराने लगे, उनकी हीट बढ़ने लगी, टेम्परेचर उसका बढ़ने लगा। ठीक है सर। एक स्टेट क्या आगे, सपोज करो पानी को गर्म करते जा रहे हो, उसको हीट प्रोड्यूस देते जा रहे हो उसको, उस हीट की वजह से क्या होगा? अब उसके मॉलिक्यूल्स में इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई कि वो एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। अब उनके बॉन्ड टूटने शुरू होंगे। पानी के जो बॉन्ड है H2O के, वो बॉन्ड ब्रेक होने स्टार्ट होंगे। जब वो बॉन्ड तोड़ रहे होंगे, अब वो एनर्जी क्या हो रही है? उनको उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो उस टाइम पर क्या होगा? जब स्टेट बदल रही है तो टेम्परेचर चेंज होना उस मोमेंट के लिए बंद हो जाएगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी होगी इस्तेमाल। समझ आ गई बात? तो हीट का दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जब आपकी स्टेट नहीं बदल रही है, मतलब आप पानी था तो पानी ही आप उसको हीट दे रहे हो, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पानी से स्टीम बन रही है तो वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगी। वो एनर्जी जो आपने दी है वो किस में इस्तेमाल हो जाएगी? उसकी स्टेट को बदलने के लिए, उसकी अवस्था को बदलने के लिए। बात समझ में आ गई? ओके सर। लेकिन आपको दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है कि भैया हीट देने से हमारा टेम्परेचर भी राइज हो सकता है। कब होगा? अगर स्टेट नहीं बदल रही है। स्टेट बदल रही है तो उस मोमेंट पर आपका टेम्परेचर चेंज होना बंद, स्टेट बदलने के लिए सारी एनर्जी इस्तेमाल होगी। ठीक है, ओके सर। तो प्यारे बच्चों अब वापस आते हैं टेम्परेचर पर। ये लिख लिया होगा आपने? लिख लिया, लिख लिया मैंने तो, लिख लिया। वाह सर वाह, क्या बात है, कितना घटिया गाते सर। बेटा ऐसे नहीं बोलते टीचर को, सर गंदा, बहुत ही घटिया गाते हैं आप गाना। अच्छा ठीक है, देखिए हम दो स्केल पढ़ चुके हैं। हम देखें हीट कहीं पर ज़्यादा है कम है, हम थर्मामीटर से कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हैं। अगर मैं स्टेट उसकी सेम ही है, मैं कहूँ ये वाला पानी गर्म है, ये वाला पानी ठंडा है दोनों पानी, तो कैसे आप पता लगाएंगे? सर थर्मामीटर की हेल्प से। हाँ कि ना? ठीक है। थर्मामीटर में रीडिंग कैसी कैसी हो सकती है? मतलब स्केल जो है आपके, जो टेम्परेचर के स्केल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर के स्केल, टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल कौन कौन से हो सकते हैं? कल दो पढ़ाए थे सर आपने। एक तो सेल्सियस भाई साहब का, जिनको पानी से बहुत प्यार था, है ना, उन्होंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी आपका बर्फ बनने लगेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी आपका स्टीम बनने लगेगा। ओके सर। दूसरे भाई साहब आए फ़ारेनहाइट साहब, जिनको वो बहुत पसंद थी। कौन सर? कौन? अरे कल बताया था ना, थोड़ी सी हल्की सी ले लेते थे सुबह सुबह। ठीक है। और यहीं जो हमारे वो थे भाई साहब, हाँ थे ना, यहीं चौराहे पर पड़े रहते थे। कौन? फ़ारेनहाइट भाई साहब। ठीक है, सुबह सुबह टुल। अरे सर कैसी बातें करती, फ़ारेनहाइट भाई साहब चौराहे पर पड़े रहती थी, बेइज्जती कर रहे हो साइंटिस्ट की। अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। ये हंसाने के लिए है बस। ओके। तीसरे भाई साहब आए केल्विन। इन्होंने कहा कि बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4। क्या मतलब सर? इन्होंने कहा कि हम नहीं मानने वाले, हम नया स्केल लेकर आए। उनकी वजह थी नया स्केल लेकर आने की। ये सुना होगा आपने, 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन।
ठीक है, आपको पता होगा टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन ही है, केल्विन ही है। उसका रीजन समझते हैं क्या है। तीसरे स्केल के बारे में बात करते हैं हम, केल्विन स्केल के बारे में। लेकिन केल्विन स्केल से पहले आपको एक लॉ पता होना चाहिए। कौन सा सर? क्या आपने केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ पढ़ा है? हेलो, केमिस्ट्री में आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है? यस सर, कुछ बच्चे बैठे हुए यस सर, कुछ बच्चे कह रहे सर पढ़ा तो है, नाम तो सुना लेकिन याद नहीं है सर, है ना? यस सर, ऐसी ही कहानी सर, आप हमारे मन की जान लीजिए। कैसे? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि मास्टर जी भी कभी टीचर थे। समझ में आया? इसलिए जान लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को याद होगा बॉयल्स लॉ और कुछ बच्चों को याद नहीं होगा। ठीक है जी? यस सर। ओके बालक, तो तीसरा स्केल है केल्विन। केल्विन स्केल को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ के बारे में। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? क्या कहता है सर बॉयल्स लॉ? हाँ जी, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एनीबॉडी वुड यू लाइक टेल मी व्हाट इज बॉयल्स लॉ? हाँ जी, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कोई बताएगा मुझे? हेलो चिंटू मिंटू, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? ये बच्चों को याद नहीं रहता कौन सी चीज कहां पर थी। 3 लॉ पढ़े होंगे आपने बॉयल्स लॉ, एक पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ और तीसरा पढ़ा होगा गे-लुसाक्स लॉ। तीन पढ़े होंगे। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सी चीज कहां पर कांस्टेंट थी। यहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है और यहां पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यस सर। तो इसको याद करने का फंडा, हैशटैग फंडा सुन लो बेटा। याद करने का फंडा सर कैसे याद रखें, कौन सा कब कांस्टेंट होता है। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी पर उसे सोच लिया करो कि कौन सा। यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा। बहुत सारे बच्चों को सही आंसर आया। चार्ल्स लॉ का प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट तो रिलेशन किस किस के बीच में आ गया है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और गे-लुसाक्स लॉ में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इक्वेशन बनेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों, इसको याद करने के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला कौन सा था, ये कौन सा था, ये कौन सा था। इसको आप ऐसे याद रखिए। आप में से सपोज करो किसी का नाम कुछ भी है, क्या मतलब किसी आपके टीचर का नाम वीजी है। वीजी सर? हाँ, कुछ भी हो सकता है। वी फॉर विमल, जी फॉर गुटका। अरे सर विमल गुटका गंदी बात है, कैसी बात करते हैं। सपोज करो जो भी है, वीजी कोई सर है आपके, वीजी सर के पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है सर, में टीबी, टीबी मतलब बीमारी। अरे ऐसे सोचो, कोई वीजी सर थे, मास्टर जी, प्रोफेसर साहब, उनके जो पीसी कंप्यूटर में एक वायरस आ गया जिसका नाम है टीबी। अरे इसको याद रखना आपको, वीजी सर के पीसी में टीबी। ठीक है, याद रह पाएगा। वीजी विमल गुटका, जो भी आपको याद रखना रखिए। वी से मेरा नाम नहीं है, ठीक है। वी से कोई भी नाम हो सकता है। विमल प्रोफेसर साहब हैं आपके, विमल सर, ये रहे टी आपके जान पहचाने। वीजी से किसी का नाम बनता हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। इनका जो पीसी था, कंप्यूटर था, उसमें आ गया है टीबी, हो गया है, इसको बीमार हो गया है। ठीक है, मतलब क्या सर? वी फॉर वॉल्यूम, जी फॉर गे-लुसाक्स, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा गे-लुसाक्स लॉ में। हो टी फॉर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा किसमें? चार्ल्स लॉ में, सी फॉर चार्ल्स। ओके, टीबी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आपका किसमें? बॉयल्स लॉ में। याद रह पाएगा कि नहीं? हाँ कि ना? हेलो, याद रह पाएगा बेटा? याद रह पाएगा? यस और नो, हैंड रेज करके जरा मुझे बता दो, याद रह पाएगा चीजें? अच्छा है फंडा, ठीक है। आप भूलोगे नहीं अब इन चीजों को। यस सर,
वीजी सर के पीसी में टीबी, इसको नोट डाउन कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक है, फंडा है चीज़ों को याद रखने के लिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा कांस्टेंट था। ठीक है, अब मैं इन तीनों की बात कर लेता हूँ। इसमें बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, P इक्वल टू एनआरटी होता है, टेम्परेचर का कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। इसी तरह से चार्ल्स लॉ में क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, और थर्ड वाले में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तीनों ही आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं केल्विन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने थोड़ा जल्दी तो नहीं करती, आपको समझ में आ गई चीज़ें, मैं एक बार फिर से धीरे से बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो एक आइडियल गैस के लिए, P इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होती है, बिल्कुल सर, P इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो R भी कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, बिल्कुल। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट कहिए, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट वाला इसको आप कह सकते हो P इक्वल टू कांस्टेंट कह दो या तो आप, या फिर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरे में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और तीसरे वाले में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा सर, आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर। इसी इक्वेशन से आया है P इक्वल टू एनआरटी से, इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, वापस आते हैं केल्विन। इन भाई साहब का नाम बाय द वे लॉर्ड केल्विन था। इन्होंने क्या किया सर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम लिया। कांस्टेंट वॉल्यूम आप चाहो तो यहां से उठा सकते हैं चीजों को। कांस्टेंट वॉल्यूम किसका है, इसमें है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस का लिया, उसको ठंडा करना स्टार्ट किया, वॉल्यूम फिक्स रखा, वॉल्यूम फिक्स कर दिया कि जैसे आपका कुकर वगैरह कोई भी चीज हो, उसके अंदर गैस वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा। उस लिक्विड का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम सेम रखा, और प्रेशर इधर टेम्परेचर, प्रेशर को घटाना स्टार्ट किया। तो आप यहां से भी रिलेशन देख रहे हो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो बेटा टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, हाँ कि ना। टेम्परेचर आपका घटा दिया, ठंडा कर रहे हो आप उसको, तो आपका प्रेशर भी घटेगा। घटा सर, घटा 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 घटता चला गया। ठीक है, बिल्कुल सर। कोई गैस या कोई लिक्विड मान लेते हैं, पानी मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक मटेरियल लिया और उसको ठंडा करना स्टार्ट किया। हमें पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है। आप समझते भी इस चीज़ को। आप कुकर का एग्जांपल ले सकते हो, कुकर को रख दीजिए गर्म खाना बनाने के लिए। कुकर में क्या रहता है, वॉल्यूम फिक्स रखते हो आप। ऐसा थोड़ी ना कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, कुकर गर्म हुआ और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। जब पूरी रसोई में घुस गया पूरा कुकर तो तब बन गया खाना, ऐसा नहीं होता ना, नहीं सर। तो वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम क्या रहता है कुकर के अंदर का, फिक्स है। उसकी जो गैस है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो बढ़ेगा नहीं। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ रहे हो, उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, ओके सर। तो टेम्परेचर अगर घटाना शुरू करोगे, वो ऐसा तो नहीं तो कुकर सिकुड़ के इतना सा हो जाएगा, नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। जो भी गैस वगैरह है, वो गैस है तो क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स कर दिया हमने, उसको हमने ठंडा करना स्टार्ट किया तो प्रेशर घटना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर घटना स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसकी स्टेट को चेंज नहीं होने दे रहा हूँ, अगर गैस है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लिक्विड है तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा हूँ, तो होता क्या है, यहाँ घटाते गए हम इसको। ठीक है प्यारे बच्चे, ये केल्विन साहब का एक्सपेरिमेंट, केल्विन साहब की बातें बता रहे हैं। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया कि कोई गैस ले ली, इसको गैस 1 देता हूँ, गैस फर्स्ट का नाम देता हूँ, और इन्होंने इसको यहाँ पर पहुँच गए। इन्होंने ये भी श्योर किया कि इसकी स्टेट नहीं बदलने देनी है, मतलब गैस है तो गैस ही रखनी है। और इसके बाद इन्होंने फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर कितना, 0। ऐसा लो, टेम्परेचर कितना हो चुका है यहाँ पर, 0। ठीक है भाई यार, ऐसे तो होता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। बिल्कुल सही बात है। और घटाइए, और टेम्परेचर डिक्रीज किया, और टेम्परेचर डिक्रीज किया, और टेम्परेचर, और यहाँ पर पहुंच गए। अब एक बार बताइए, इस पॉइंट पर जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर तो हो गया नेगेटिव, हाँ कि ना, टेम्परेचर कितना हो गया, नेगेटिव हो गया सर, यस सर नो, बिल्कुल सर, टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पर नेगेटिव।
और प्रेशर कितना हो चुका, प्रेशर की लाइन है ये वाली, तो इस लाइन पर जब भी आओगे तो प्रेशर कितना होगा, 0। प्रेशर 0 होने का मतलब समझ रहे हो आप कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहा है। पानी की 2 बूंदें हैं या 2 मॉलिक्यूल हैं, उनके ये ना वो आपस पास आएंगे ना वो दूर जाएंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट का, एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का दूसरे एटम से कोई लेन देना नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। 2 डिफरेंट मटेरियल का है, 2 डिफरेंट चीज़ों का है, कुछ भी समझ लीजिए आप। पानी की बूंद नहीं रहेगी, प्रेशर खत्म, 0 प्रेशर। क्या प्रेशर और इसको घटा कर क्या प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर नहीं सर, प्रेशर कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहां पर जो इन्होंने टेम्परेचर ऑब्जर्व किया, तो मतलब क्या है कुल मिलाकर के, किसी भी गैस का, कोई एक गैस ले लेंगे, इसका मिनिमम टेम्परेचर बस यही हो सकता है, इससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर प्रेशर 0 हो चुका है, इससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। यस सर नो, बात समझ में आ गई हो सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो उन्होंने देखा ये जो कहानी हो रही है, जहां पर आपका प्रेशर 0 हो जा रहा है, ये केल्विन साहब की बात है। ठीक है, जो तीसरे स्केल की हम बात करते हैं, जहां पर आपका प्रेशर 0 हो जा रहा है इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट का नाम दिया गया एब्सोल्यूट 0। इसी पॉइंट का नाम दिया गया एब्सोल्यूट 0। इससे नीचे आपका टेम्परेचर नहीं जा सकता है, दिस इज 0 केल्विन। इसी को बोला इन्होंने, ये है 0 केल्विन। किसी भी हमारी प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, जितना भी अभी तक इंसान ने सर्च किया है, जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, सारी चीज़ों को जुगाड़ करके टेम्परेचर इस टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकता है, दिस इज 0 केल्विन, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आके हो गया है 0। प्रेशर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ग्राफ वो नीचे नहीं जा सकता है। समझ आ गई बात। ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, इनके मॉडल के हिसाब से केल्विन साहब के, इन्होंने कहा कि ये है 0, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इसको नाम दिया गया 0 केल्विन। ठीक है, इनसे पूछा गया अच्छा ये 0 केल्विन है, तो ये क्या था जनाब, मतलब ये क्या है, इसको आप 0 केल्विन कह रहे हो, तो ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो कहानी है, ठीक है, जहां पर आपका टेम्परेचर, इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर जो 0 है, ठीक है, इसको तो 0 केल्विन का नाम दिया गया। टेम्परेचर 0 किस चीज में है, डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसी लाइन को देखूं मैं, अगर मैं इसको सेल्सियस में देखता हूँ, ये कितनी दूर आके मिल रही है, तो ये मिलती है आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब किसी भी चीज का टेम्परेचर आप नेगेटिव में वो ठंडा करते हैं, तो बस इतनी ठंडी हो सकती है, इससे ज्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। -273.16 होता है बाय द वे एग्जैक्टली। ठीक है, हम 273 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, तो -273.15। और ऐसा नहीं कि एक गैस के ऊपर किया, इन्होंने गैस चेंज की, दूसरी गैस ली, उसके ऊपर देखा, कोई और गैस ली, वो उसका प्रेशर कम था, उसको किया, उसको ठंडा किया, देखा इसका भी यहीं आकर मिल रहा है। तीसरी गैस ली, उसकी भी कहानी यहीं पर आकर मिल रही है। गैस 1 हो, गैस 2 हो, गैस 3 हो, सब गैस का जो प्रेशर 0 होता है वो यहीं पर आकर होता है। 0 केल्विन कहिए, इसको -273 डिग्री सेल्सियस कहिए। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चे, यहां से एक नया स्केल निकल के आया। और देखिए, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर रहा था, एक फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब भाई यहां पर सारी गैसेस पर अप्लाई हो रहा है, और क्या हो रहा है, यहां पर प्रेशर आपका 0 हो जा रहा है। तो डिस्कशन के बाद यही कंक्लूड किया गया कि इन तीनों में सबसे सुपीरियर, या कहिए सबसे ज्यादा जो हम ऑथेंटिक चीजों को कर सकते हैं, ऐसा यूनिट को डिसाइड करने के, तो किसको चूज किया गया, केल्विन को। क्योंकि ये यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा था कि भैया जी प्रेशर 0 हो जा रहा है यहाँ पर, इससे नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। और कोई कहे कि हमारे यहाँ पर कभी आइए उस प्लेट पर -500 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, माइनस का पॉसिबल ही नहीं है। माइनस के 273.16 से नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रेशर है वो 0 हो सकता है, और प्रेशर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? थोड़ी सी टेंस थी, लेकिन मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है, नोट डाउन करो। तो प्यारे बच्चों, 0 केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, मतलब 273.16 माइनस का डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके सर। फिर बात हुई कि सर जैसे हमने डिग्री सेल्सियस में 0 से लेके 100 तक हमने 100 डिवीजन किए थे। पानी, अगर पानी की बात करें, पानी के लिए जहाँ पर पानी
बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और जहाँ स्टीम में, उनके बीच में हमने 100 डिवीजन लिए थे। फ़ारेनहाइट साहब ने कितने लिए थे? 180 लिए थे। अब पूछा गया केल्विन साहब से कितने डिवीजन लेने हैं सर? जहाँ पर पानी आपका फ्रीज हो रहा है, बर्फ बन रहा है, यहाँ पर पानी फ्रीज नहीं हो रहा है, पानी तो यहाँ की कहानी है, ठीक है। तो पानी जहाँ पर फ्रीज हो रहा है, बर्फ बन रहा है, आइस बन रहा है, या फिर स्टीम बन रहा है, उनके बीच में आप कितना डिवीजन लेंगे? उन्होंने देखा कि कुछ नया लेके आए, उन्होंने सोचा ये 1 से लेके मतलब 100 तक की जो नंबर है ये आसान है, इजी है, कन्वीनियंट है। तो केल्विन स्केल में भी जहां पर आपका पानी फ्रीज होता है, बर्फ बनता है, ठीक है, और जहां से आपका स्टीम बनता है, उनके बीच में भी 100 स्टेप्स लिए गए, 100 स्टेप्स, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी 0 केल्विन का मतलब क्या है? 0 केल्विन कितना है? माइनस का 273.16 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव का, हाँ कि ना? बिल्कुल। अब देखा गया जितने, ये बात डिस्कस की गई कि जितने स्टेप्स का हाइट, एक स्टेप का हाइट सेल्सियस का, उतना ही हाइट हम स्केल का किसका रखेंगे? डिग्री सेल्सियस का भी वही है, और हमारा केल्विन का भी सेम ही रखेंगे। मतलब समझ में आ गई? जहां पर आपका पानी फ्रीज हो रहा है, जहां पर स्टीम है, वहां से वहां तक जाने के लिए 100 स्टेप ही रखेंगे। तो दोनों के स्टेप का जो साइज है सेम ही है। अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, तो उतना ही चेंज 1 डिग्री 1 केल्विन में भी होगा। समझ आ गई बात? ओके सर। तो 0 केल्विन को आपने ये बोला है, ठीक है। 1 केल्विन को कितना बोलोगे? इसमें -273.16, क्योंकि एक स्टेप का साइज सेम है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके सर, बरोबर है? बरोबर है सर। तो मैं कहने लगूँ 273.16 केल्विन को कितना बोलोगे सर? 273.16 प्लस का और माइनस के 273.16 कितना हो जाएगा? इतने डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 273.16 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है प्यारा बच्चा, समझ में आ गई? तो हम इसको देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना रहेगा? फ़ारेनहाइट में कितना था? 32 था सर, और हमारा ये फ़ारेनहाइट में कितना? 32, और हमारा केल्विन स्केल में कितना है? 273.16, ठीक है। यस सर। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको 180 स्टेप लेने पड़ते हैं, किसको? फ़ारेनहाइट को। डिग्री सेल्सियस को 100 स्टेप। यहाँ पर कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना होता है? 212। इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 100 ऐड कर दो, 373.16, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज होगा वही 1 केल्विन का भी चेंज होगा। 100 स्टेप है पानी के आइस बनने में। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहिए, या फिर ये आपका जो है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका आइस, इसको आप क्या कहेंगे? स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास अब 3 स्केल आ गए हैं मेजर करने के लिए। कौन कौन सा? हमारे पास आ गया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। अगर हमें सब कन्वर्ट करने के लिए पूछ ले तो डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना हो केल्विन में, क्या करोगे? तो 273.16 को ऐड कर दोगे। 16 को बार बार नहीं कह रहा हूं, ठीक है। आपको 273 फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम 273 ले लेते हैं, ठीक है बालक? ओके सर। अगर मैं बात करूं कन्वर्जन ऑफ स्केल फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, कैसे कर सकते हैं? इस केल्विन में एक बात और लिख लेना। यस सर। 0 केल्विन को या एब्सोल्यूट 0 को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहीं पर खोपचे में कहीं लिख लेना। 0 केल्विन या फिर एब्सोल्यूट 0 को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एब्सोल्यूट 0 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेम्परेचर एट विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स। या मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। कोई इंटरेक्शन नहीं है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी है? खत्म, 0। द एनर्जी, द टेम्परेचर एट विच एनर्जी ऑफ गैस इज 0। और कहाँ होती है? किस टेम्परेचर पर होती है सर? 0 केल्विन पर। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0, ठीक है। 0 केल्विन पर होती है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। गैस इज 0 कहाँ पर?
टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, मैंने आपको कल एक फंडा बताया था कि भाई आपको स्केल कन्वर्जन करना हो, ठीक है, एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, सेल्सियस का तो सेल्सियस माइनस उसका जो आइस पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है डिवाइड बाई उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट का है तो फ़ारेनहाइट में कितना रहता है, 32 रहता है, 212 माइनस 32। केल्विन की अगर मैं बात करूं, केल्विन में जो भी होगा टेम्परेचर माइनस इसका, ये बताइए आप लोग मुझे कहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सर, 273, तो K माइनस 273 डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 माइनस 273, समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 100, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां से आप C/100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। ये भी डिफरेंस 100 है क्योंकि 100 स्टेप लिए थे हमने। बिल्कुल सर, तो प्यारे बच्चों इसको और इसको उठा लो, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसे और इसे अगर मैं देखूं तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो केल्विन इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C इक्वल टू K माइनस 273, तो केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा, C प्लस 273, मतलब डिग्री सेल्सियस में जो भी है उसमें 273 ऐड कर तो आपको केल्विन मिल जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछे, ये तो बच्चों को याद रहता है, बड़ा आसान रहता है क्योंकि आप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें 273 ऐड करना होता है, केल्विन में कन्वर्ट होता है, वेरी सिंपल। जनरली हम जो लेते हैं रूम टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 27 प्लस 273 300 केल्विन होता है, आसान सी कहानी है। लेकिन फ़ारेनहाइट में बच्चों को दिमाग घूम जाता है कि यार फ़ारेनहाइट में क्या था, हाँ कि ना, बिल्कुल सर, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, छोड़ देंगे क्वेश्चन को। लेकिन आपके पास स्केल है, आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, सीधा केल्विन से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से केल्विन आप कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले इससे भी, ऐसा क्या सर, हाँ जी, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। ओके सर, और आप ध्यान में रखना है जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर आप लोगों को याद है, ये टेम्परेचर कंप्लीटली डिफरेंट क्वांटिटी, आप इसको मास लेंथ टाइम में नहीं मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उसमें टेम्परेचर भी होता है, और जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। फंडामेंटल यूनिट किससे नोट करते हैं, कैसे ही करते हैं, कुछ कुछ बुक्स में थीटा से भी नोट कर रखा है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं कहूँ, डायमेंशंस क्या है, केल्विन ही है, ठीक है बालक। केल्विन क्या होता है, कैसा होता है, आपको समझ में आ गया है, सिंबल भी आपका के ही है, ठीक है, यस सर। और हमारा जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल को ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी जीरो हो जा रही है, थर्मल एनर्जी उसकी जीरो हो जा रही है, इसीलिए। और जब आपकी एनर्जी जीरो हो गई तो अब ऑब्जेक्ट जो है हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देगा, कोई मतलब नहीं यार, हम कब तक मूव कर रहे हैं, अगर मैं आपकी सबकी बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, मेरे कान हिल रहे हैं, आंखें टप टप हो रही हैं, ठीक है, मेरे हाथ चल रहे, कब तक, तब तक मैं जिंदा हूँ, एनर्जी है, मतलब मेरे पास। एनर्जी खत्म, ऐसे जिप निकाल के पड़ा रहूँगा इधर ही, हाँ के ना, यस सर। तो समझिए बात को, डायनामिक किसको बोलते हैं, डायनामिक जो मूव कर रही है, मोशन हो रही है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल। इस टेम्परेचर पर आकर आपका एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि एनर्जी जीरो कंप्लीटली, तो डायनामिक क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो आंसर नहीं सर, ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं करेगा। इसीलिए केल्विन स्केल को ही थर्मोडायनामिकल स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसी जगह है जहां पर डायनामिक्स बिल्कुल खत्म हो जाती है। समझ आ गई बात, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए यहीं पर प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन आप कोशिश करना हो जाए, अदरवाइज मैं भी कराऊंगा आपको। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।